दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक वसूली कोई नई बात नहीं है। राजनीतिक वसूली शब्द आते ही आपके जहन में नेताओं की एक पूरी कतार खड़ी हो जाएगी कि देखिए, इन्हें पैसा चाहिए, ये चुनाव में पैसा लगाएंगे, चुनाव जीत जाएंगे तो आपको पैसा लौटा देंगे या फिर आपके लिए पैसा कमाने का रास्ता खोल देंगे। क्योंकि भारत की राजनीति पूरे तरीके से पैसे पर आकर टिक चुकी है। पैसे का मतलब नोट है, नोट का मतलब करेंसी है। और यह कितनी बड़ी तादाद में हो सकता है इसका कोई अंत नजर नहीं आएगा। क्योंकि 2014 के बाद इस देश में पॉलिटिकल इकोनॉमी की तस्वीर बदल गई। वो कितनी बड़ी तादाद में कोई पॉलिटिकल पार्टी खर्च करती है। 2009 तक के चुनाव तो ठीक थे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 हजार करोड़ रुपए खर्च होते थे। लेकिन 2014 में सारे रिकॉर्ड टूट गए। 60 हजार करोड़ से ज्यादा का खर्च हो गया। यह 60 हजार करोड़ जिसने भी लगाए वह उसके बाद कमाना चाहता होगा। 2019 के चुनाव में यह 60 हजार करोड़ का रिकॉर्ड भी टूट गया और इस बार बात 1 लाख करोड़ तक चली गई, सिर्फ चुनाव को लेकर। यानी इस देश के भीतर में कितना पैसा कहां पर पड़ा है और उस पैसे को राजनीति कैसे खोज लेती है, यह सवाल इस देश के भीतर में आज की तारीख में कोई नया नहीं है। इस देश में बड़े बड़े कॉरपोरेट्स आपको दिखाई देंगे जो सरकार के साथ हैं, उसकी एवज में अपना चार्टर्ड विमान नहीं बल्कि सब कुछ देने को तैयार हैं और उसकी एवज में सब कुछ लेने को तैयार हैं। इसीलिए यह नेक्सस होता है। लेकिन सवाल आज एक कदम आगे का है। इस देश के भीतर में अगर सरकार वसूली पर उतर आए तो क्या होगा? इस देश के भीतर में अगर देश के वित्त मंत्री, उन्हें इसीलिए वित्त मंत्री बनाया जाए कि देखिए आपको इस तरीके से काम करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसा पार्टी के पास आ सके, फंड बड़ा होते चला जाए, तो फिर देश के वित्त मंत्री क्या करेंगे? यह सवाल अब इसलिए बड़ा है क्योंकि याद कीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पार्लियामेंट के भीतर और बाहर और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तहत इस बात का जिक्र बार बार और खुले तौर पर हुआ कि इस देश के भीतर में बड़े बड़े कॉरपोरेट ने बड़ी तादाद में पैसा बीजेपी को दिया जो सत्ताधारी पार्टी है, दूसरे राजनीतिक दलों को दिया, लेकिन उसकी एवज में वह चुटकी भर है। इतना पैसा दिया जा रहा था, इतना पैसा लिया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया को गैर कानूनी करार दे दिया। लेकिन आज सवाल दूसरा है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट इसी तर्ज पर कुछ अलग अलग निचली अदालतों को भी बनाता है और उसमें एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट भी होता है। यह उसी तरीके की अदालत है जैसे सूरत में राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दिए गए भाषण, उस पर 5 बरस के बाद सुनवाई करता है और 2 बरस की सजा दे देता है। राहुल गांधी का घर छीन लिया जाता है, उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है। यह अलग मसला है कि सुप्रीम कोर्ट उस पूरे फैसले को पलट देता है, यह एक अलग बात है। लेकिन इसी तर्ज पर अगर इस देश के वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश अदालत यह कहकर दे कि लगता तो ऐसा ही है कि शिकायतकर्ता अगर कह रहा है कि इस देश की वित्त मंत्री निर्देश देती है कि हमें पैसा चाहिए और पैसा चाहने के लिए इस देश की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी सक्रिय हो जाती है और ईडी उसके बाद जिनसे पैसा चाहिए उन तक पहुंचती है, किसी पर छापा मारती है, किसी के जो वहां के डायरेक्टर्स हैं उनको घेराबंदी करती है, किसी कंपनी के सीईओ को पकड़ती है और यह दबाव के तहत वो कंपनी सरकार को उसकी एवज में पैसा देती है। इससे पहले वह इलेक्टोरल बॉन्ड की तर्ज पर दे रही थी और फिर वो पैसा पार्टी फंड में चला जाता है। तो पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, और जिस राज्य में यह मामला निकल कर आया है वो कर्नाटक का है। कर्नाटक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, तब के चुनाव से पहले और चुनाव के बाद के दूसरे अध्यक्ष, इन दोनों तीनों को भी यानी बीजेपी के अध्यक्ष हों, कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों जो पहले के और अभी, और इन सब के बीच ईडी हो
और देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हो, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश कर्नाटक की अदालत ने कर दिया है। क्या शिकायत की गई, कौन से आरोप लगाए गए, और इस दौर में पुलिस थाने ने एफआईआर दर्ज शिकायतकर्ता की मार्च के महीने में क्यों नहीं की, और अप्रैल में यह मामला आया और होते होते आज जब यह बात सामने आई तो अदालत ने कहा कि हां, और बेंगलोर के तिलक नगर थाने से कहा कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए। यानी वसूली का एक ऐसा नेक्सस जिसमें इस देश के भीतर में आर्थिक अपराध ना होने देने के लिए जो ईडी है वह भी शामिल हो गई, इस देश के वित्त मंत्री भी शामिल हो गए, पार्टी अध्यक्ष भी शामिल हो गए, क्योंकि पैसा पार्टी को चाहिए और वो कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, किस तरीके से अदालत के भीतर यह पूरा मामला गया, क्या यह पूरा मामला है, और क्या इस तरीके से जिन बातों का जिक्र संसद के भीतर होता रहा और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो सवाल सुप्रीम कोर्ट उठाता रहा, अगर वाकई उस पर कानूनी कार्रवाई इस देश के भीतर हो जाए तो क्या पूरी सरकार जेल में होगी, पूरी राजनीतिक दल के तमाम बड़े बड़े नेता जेल में होंगे, या फिर यह लूट की सिलसिला जो है यह बड़ा आसान सिलसिला है। एक सिलसिला इस देश ने भी इस दौर में हजारों करोड़ रुपए का अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का देखा और वो पूरा प्रक्रिया को अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गैर कानूनी है, तो इन सब के बीच वो पैसा गैर कानूनी क्यों नहीं है, यह सवाल हर किसी के जहन में होना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच कोई अगर प्रधानमंत्री से यह पूछे कि इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो वो कहेंगे कि करप्शन की गंगा तो कांग्रेस से निकलती है, और आज भी चुनावी भाषण में वो कांग्रेस का जिक्र करते हुए भ्रष्टाचार पर उंगली उठाने से चूके नहीं। और यहां यह भी याद कर लीजिए कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी मैसूर में अपने परिवार के लिए बेहतरीन जमीन अलॉट करने का आरोप है, लोकायुक्त जांच कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है। और अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब आप हमसे इस्तीफा मांगते थे तो अब आप निर्मला सीतारमण से कब इस्तीफा मांगेंगे, कब प्रचार और कब प्रदर्शन करने मैदान में उतरेंगे और उनसे कहेंगे इस्तीफा दे दीजिए। तो क्या इस दौर में हर सत्ता सरकार करप्ट है, और करप्शन की यह पूरी राजनीति कैसे चलती है, इसके बहुत सारे सितारे अलग अलग जगहों पर है। लेकिन आज जिक्र कर्नाटक का है तो उससे पहले एक नाम और ले लेते हैं। कर्नाटक के भीतर सबसे बड़े बिल्डर के तौर पर मौजूदगी एम्बेसी ग्रुप की है। ये अलग अलग जगहों पर इमारतें बनाते हैं और जो इनके दायरे में फंस जाता है उसको पैसा लौटाते नहीं हैं, लूट लेते हैं। और यह शिकायत जब राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार तक पहुंचती है तो पता चलता है कि दरअसल पार्टी फंड में उनका बड़ा योगदान है एम्बेसी ग्रुप के जितेंद्र विरमानी का। तो उनके खिलाफ कैसे कोई कार्रवाई होगी, यह एक अलग अलग चैप्टर है जिसको आज खोला जाएगा। लेकिन जरा सिलसिलेवार तरीके से पहले हमें लगता है कि आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री के लिए, इस देश के लिए भी। और आज का दिन वो याद कैसे करेंगे यह उन्होंने चुनावी रैली में बतला दिया। सुन लीजिए। आज 28 सितंबर है। साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। प्रधानमंत्री देश की ताकत सेना के जरिए देखते हैं और इस देश में राष्ट्रवाद अपनी ताकत
और अपने गवर्नेंस के आश्रय बताने से चूकते नहीं हैं। लेकिन क्या यह कल्पना की जा सकती है कि इस देश के वित्त मंत्री के खिलाफ जो अदालत ने फैसला दिया, यह अदालत दरअसल हाईकोर्ट निर्धारित करती है और हाईकोर्ट अलग अलग जगहों पर जो वो बनाती है चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को वह नियुक्त करती है और उसी के साथ एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास भी वही ताकत होती है क्योंकि हाईकोर्ट ने अपॉइंट किया होता है। तो यह पूरा मामला एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने गया। उन्होंने अपने तौर पर कहा कि हां, ये स्पेशल कोर्ट के जरिए हम ये कहते हैं कि तिलक नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। हम अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को करेंगे और इसके दायरे में देश के वित्त मंत्री, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के अधिकारी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के नेशनल लीडर हैं वो, और बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट जो मौजूदा वक्त में हैं और जो इससे पहले थे, इससे पहले नलिन कुमार कतिल थे और इस वक्त येदियुरप्पा के बेटे हैं। जो शिकायत की गई उस शिकायत में क्या अदालत के सामने पहुंचा और अदालत ने कहा आप सही कह रहे हैं और यह एफआईआर दर्ज तो होनी चाहिए। उसमें कहा गया कि आरोपी निर्मला सीतारमण ने ईडी की गुप्त सहायता और समर्थन के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर जेपी नड्डा और कतिल जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं के लाभ के लिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही करने में मदद की। यह एक शिकायत का छोटा सा हिस्सा है। इसके बाद लिखा गया है कि वित्त मंत्री ने विभिन्न कॉरपोरेट, उनके सीईओ, एमडी आदि के यहां छापे मारने, जब्ती करने और गिरफ्तारियां करने के लिए ईडी की सेवाएं ली। ईडी का काम क्या है यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, लेकिन इस शिकायत में यह दर्ज है और जो अदालत ने जिसको पढ़ा समझा और उसके बाद एफआईआर दर्ज करने को कहा। अगली लाइन कहती है, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से की गई शुरुआत से ईडी की छापेमारी के डर से कोई कॉरपोरेट और धन कुबेरों को कई करोड़ रुपए की चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा और कतिल जो पूर्व अध्यक्ष हैं उन्होंने इसको भुनाया और तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए के इकट्ठा करने का दावा इस पूरे आरोप में किया गया है। 2 उदाहरण बहुत साफ तौर पर उसमें दिए गए। जो एल्युमिनियम और कॉपर मेसर्स स्टेटलाइट एंड मेसर्स वेदांता कंपनी है, अनिल अग्रवाल जो आपके जहन में नाम आ रहा होगा, उसमें सिलसिलेवार तरीके से बताया गया कैसे 2019 से 2023 तक 230 करोड़ रुपए, 230 करोड़ 15 लाख रुपए किस तरीके से वसूली की गई। इसी तरीके से मेसर्स अरबिंदो फार्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज से लगभग 50 करोड़ रुपए कैसे वसूली की गई। जो एफआईआर दर्ज करने का जिक्र है उसमें अदालत ने इस बात का भी जिक्र किया है कि आप आईपीसी की धारा 384 जो जबरन वसूली की होती है, 120 बी आपराधिक साजिश की होती है और धारा 34 जरूर लगाएं। धारा 34 यानी एक ही मकसद से कई लोगों ने मिलकर प्रयास किया और उसके बाद एफआईआर दर्ज करने का जिक्र अदालत ने कर दिया। यह एक ऐसा मैसेज है इस देश के भीतर में क्या इस तर्ज पर काम होता है और यह वसूली की प्रक्रिया जिस तौर पर अगर गवर्नेंस का हिस्सा बन जाए और अगर कोई न्याय की गुहार में अदालत तक पहुंच जाए तो निचली अदालत सही, मैजिस्ट्रेटियल अदालत सही, लेकिन अगर वो इन बात को स्वीकार करते चली जाती है तो जरा देखिए बरस दर बरस 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में 1,450 करोड़ रुपए, 2019-20 में 2,555 करोड़ रुपए, कोविड काल था 2020-21 का, इसीलिए उस दौर में वसूली नहीं हो पाई, सिर्फ 22 करोड़ रुपए वसूली हो पाई। 2021-22 में यह वसूली 1,032 करोड़ की हुई, 2022-23 में यह वसूली 1,300 करोड़ की हुई, यानी 1,300 करोड़ की। अगर इस आरोप के दायरे में आप विपक्ष को भी ले आते हैं और कांग्रेस को भी लाकर खड़ा कर देते हैं तो कांग्रेस के हिस्से में लगभग 1,118 करोड़, बीजेपी के हिस्से में 6,385 करोड़। लेकिन इस पूरे सिलसिले को बताते वक्त जो आदर्श जन अधिकार संघर्ष परिषद है, जिसने इस पूरे मामले को उठाया, दस्तावेज के तौर पर रखा और हर बार अदालत में मामले को आगे बढ़ाया जाता था, 10 बार स्थगनादेश दिया गया,
तमाम डॉक्यूमेंट चीजें रखी गई अदालत के सामने और उसके जो सह अध्यक्ष हैं आदर्श अय्यर, उनके मुताबिक ये पूरे फैक्ट्स एंड फिगर जो निकल कर आए और उसके बाद कोई रास्ता बचता नहीं कि आप कोई कार्रवाई नहीं करें, तो अदालत को यह कहना पड़ा। और यह सवाल जब दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह मुद्दा अच्छा है अदालत तक पहुंच गया और इस मुद्दे को हम संसद के भीतर उठाते थे, लेकिन सवाल न्याय का है, जस्टिस का है, वो कैसे मिलेगा। इलेक्शन बॉन्ड को लेकर देखिए, हम पार्लियामेंट में ये उठाए कि इलेक्शन बॉन्ड डरा डरा के लिए हैं और जो ईडी इसमें जो लोगों को डाले हैं, सीबीआई का डर जो बताए, ये सब तब से चल रहा है, पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले चल रहा है कि डरा के पैसे वसूल करके इन्होंने इलेक्शन लड़ा। और आज कोई कोर्ट गया है और जो बात हम अंदर बोल रहे थे, पार्लियामेंट में बाहर बोल रहे थे, चुनाव में बोल रहे थे, तो कोई ना कोई उसको उठाया है। देखेंगे अब कोर्ट में जाने के बाद किस ढंग से उसको न्याय मिलेगा, देखेंगे। ये सवाल तो है, इस देश में जस्टिस मिलेगा कैसे, और खास तौर से न्याय की मांग अगर सत्ता को लेकर की जा रही हो, सत्ता के खिलाफ हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद बदल देती है, संसद के भीतर विपक्ष की अहमियत रहती नहीं है और इन परिस्थितियों के भीतर सत्ता अपने अनुकूल तमाम गवर्नेंस के तौर तरीके अपनाती है। फैसले सुप्रीम कोर्ट से होते जरूर हैं, लेकिन वो अमल में इस तर्ज पर लाए नहीं जाते कि देखिए संविधान की धज्जियां उड़ रही है। ये धज्जियां कई मौकों पर उड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने इस धज्जियों के उड़ने का जिक्र भी अपने कई फैसलों में किया, लेकिन सजा किसे हुई? क्या वाकई सजा हुई? न्याय मिल गया इस देश को? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि हर पैसे वाले खेल की परिस्थितियों को अगर आप समझेंगे तो आपके जहन में यह वाकई सवाल होगा, इस देश के भीतर में जो पूरी लूट है, उस लूट के मतलब मायने क्या हैं? हमें लगता है बहुत दूर मत जाइए, अपने जहन में पीएम केयर्स ही ले आइए। पीएम केयर्स का पैसा वह भी तो 10, 12, 13, 14 हजार करोड़ का, और आज की तारीख में भी अकाउंट में देखिएगा तो 3,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। जो पैसा शुरुआती दौर में दिया गया, उस पैसे का कितना उपयोग हुआ, यह महत्वपूर्ण नहीं है उसका उपयोग हुआ या नहीं हुआ। महत्वपूर्ण यह है कि पीएम केयर्स का लेना देना सरकार से कुछ है ही नहीं, और इसका जिक्र अदालत में सरकार की तरफ से कहा गया कि नहीं नहीं, इसका लेना देना सरकार से कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री केयर्स के नाम पर इस देश में पैसा लिया जाता है, जितने पीएसयू हैं पैसा देते हैं, वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों के एक दिन का वेतन उसमें चला जाता है। जो सीएसआर का पैसा है, जो कॉरपोरेट से निकलता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, वो पैसा भी पीएम केयर्स में चला जाता है। इस देश के जितने रईस हैं वो जानते हैं कि अपना नाम सत्ता के सरकार की आंखों के सामने लाने के लिए इससे बेहतरीन कोई जगह हो नहीं सकती, वहां पर भी वो पैसा दे देते हैं और सरकार कहती है नहीं नहीं, इसका सरकार से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसके चेयरमैन कौन है? टाटा। इसका वो कहां, ऑफिस कहां है? साउथ ब्लॉक। मेंबरान कौन है? देश के वित्त मंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के डिफेंस मिनिस्टर, सभी लोग तो इसमें शामिल हैं। तो जो कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस का सवाल इस देश में उगाही के जरिए है, तो उसको थोड़ा सा बारीकी से अगर आप समझे तो यह उगाही और वसूली नहीं है। यह दरअसल ऐसा सिस्टम है जिसमें उगाही और वसूली एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर चलती है, और अगर आप उस टूल में हिस्सेदारी देंगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, आप नहीं देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। यही जिक्र ये अदालत के इस एफआईआर के निर्देश को देते हुए बहुत साफ तौर पर कहा गया है। तो क्या इस देश में डर के साथ, वसूली की ताकत के साथ राजनीतिक सत्ताएं चलती हैं? यह सवाल इसलिए भी कहीं ज्यादा बड़ा है क्योंकि जब जब सरकार के मंत्रियों से आप पूछेंगे, वो इस देश के राष्ट्रवाद का जिक्र करेंगे। वो बताएंगे कि देखिए देश की एकजुटता कैसे लाई गई, संविधान का मतलब कैसे सनातनी होना है। ये तमाम परिस्थितियां इस देश के भीतर लगातार गूंजती है, लेकिन सवाल तो उस करप्शन का है जिस करप्शन के ठिए से बनाते बनाते एक बड़े पहाड़ के तौर पर भारत की राजनीति उसके शिखर पर जाकर बैठ गई है। राजनीति हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद इस दौर में
राज्य के मुख्यमंत्री जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सीएम सिद्धारमैया, लोकायुक्त पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण का मामला है, उनके खिलाफ भी मामला एक्टिविस्टों ने लेकर आया था। टीजे अब्राहम थे, प्रदीप थे, स्नेहमयी कृष्णा थे। इन्होंने सीएम के जो वहां के अधिकारियों के साथ मिलकर जो 14 महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से शामिल की गई थी वो साथ लाया गया। राज्यपाल सक्रिय हुए, उन्होंने कहा कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। थावरचंद गहलोत साहब, जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 223 की धारा 218 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सब सिद्धारमैया से इस्तीफा मांगने लगे। सिद्धारमैया ने इस्तीफा नहीं दिया। येदियुरप्पा के दौर में भी लोकायुक्त का मामला था, उनके खिलाफ भी यही प्रक्रिया थी। उन तमाम परिस्थितियों के बीच आज की तारीख में उनका बेटा प्रदेश अध्यक्ष है। उनके बेटे का नाम भी उस आरोप में है जो कि वित्त मंत्री के साथ है। जो वसूली का पूरा मामला है उनके खिलाफ भी अदालत ने आदेश दिया है। कहां कहां किस किस नब्ज को पकड़िएगा, क्योंकि यह सवाल इस देश के भीतर में पॉलिटिकल इकोनॉमी के जुगाड़ करने का जो है, और हम आपसे जिक्र जिस एम्बेसी ग्रुप का कर रहे थे उसने कितनी बड़ी तादाद में किस तरीके से कितने लोगों की घेराबंदी की, उसमें एक व्यक्ति हमारे पास भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि इन्होंने तो हमारी बिल्डिंग ही हड़प ली है। अब यह मैसेज पहुंचाया गया कर्नाटक के डिप्टी सीएम के दरवाजे पर कि आप कार्रवाई कीजिए, आप शहरी विकास मंत्रालय भी आपके पास है। जानकारी मिली कि उनके द्वारा जो संदेश वहां पर गया उसकी एवज में ज्यादा पैसा पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर आ गया। उनके सेक्रेटरी को पैसा मिल गया डिप्टी सीएम के, लेकिन उस व्यक्ति को वो न्याय नहीं मिला जिस न्याय की खोज हो रही है। और यहां पर भी करोड़ों के मामले हैं। किस तरीके से राजनीतिक घेराबंदी कैसे होती है, तो सरकारें ही अगर उसमें शरीक हो जाए तो इस देश के भीतर अगर ईमानदारी पूर्वक भाषण देते हुए राहुल गांधी कहीं पर नजर आ जाएंगे तो फिर पूरी की पूरी सत्ता उनके पीछे लग जाएगी और बताएगी देखिए ये देश द्रोही और देश तोड़ने की परिस्थितियों के साथ खड़े हैं। आज की तारीख में भी मोदी कैबिनेट के मिनिस्टर यही बात कहते हैं। एक चीज समझना होगा, हमारे देश को कमजोर करने के लिए जो एंटी इंडिया का एक गैंग है, एक एंटी इंडिया का नैरेटिव बनाने वाला एक इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम ने जानबूझ करके राहुल गांधी को चेहरा बनाया। वो राहुल गांधी को यूज करता है, कभी अमेरिका में बुला करके, कभी इंग्लैंड में, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी जम्मू कश्मीर जा करके, कभी कहीं जा करके वो भारत को कमजोर करने का बात करते रहता। ये एक इकोसिस्टम का इफेक्ट है। देश के लोग जान जाएंगे, सबको पता चल रहा है। तो क्या इस देश में अगर कोई भी न्याय का जिक्र करे या कोई अपनी जिम्मेदारी अपने पेशे के तहत मानते हुए सरकार पर अगर सीधे तौर पर यह कहे कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए तो इस देश के भीतर कोई करंट दौड़ जाता है? यानी सरकार अगर चुनी हुई है तो क्या वो मान लेती है कि अब वो कोई भी काम कर सकती है गैर कानूनी तरीके से? और इस देश की जनता इतनी दब चुकी है, हमें लगता है आखिर में इस देश में उस पारदर्शिता को समझ लीजिए जो इस देश को चलाता है। इस देश की सत्ता जो बजट बनाती है उस बजट का पूरा आंकड़ा है 48,20,512 करोड़। यह पूरा बजट है। अब आप कल्पना कीजिए इसमें 43,80,551 करोड़ रुपए जनता के टैक्स से लिए जाते हैं, तो इस देश की उपलब्धि क्या होगी? और उसी जनता और टैक्स पेयर के पैसे से उसी जनता को दोबारा कहीं पर कोई सुविधा के नाम पर, कहीं सीधे बैंक ट्रांसफर के नाम पर, कहीं पर पैसा आप देते हैं कि किसान सम्मान निधि बांट रहे हैं, कहीं किसी को दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, यही वो पैसा है। यानी 48 लाख करोड़ का बजट, और उसमें अगर जोड़ते चले जाइएगा जीएसटी 10,61,000 करोड़, इनकम टैक्स 11,87,000 करोड़, कॉर्पोरेट टैक्स 10,20,000 करोड़, कस्टम 2,37,000 करोड़, एक्साइज 2,16,000 करोड़, रोड और इंफ्रा सेस 46,530 करोड़, अलग से सेस 20,000 करोड़, बेसिक एक्साइज ड्यूटी 36,300 करोड़, यूनियन टेरिटरी टैक्स 9,426 करोड़। ये पूरा मिलाइएगा तो आएगा
34,000 करोड़ रुपए, और इसके बाद जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसका बोझ भी जनता पर पड़ता है, क्योंकि वह कंपनियों से लिया जाता है। मसलन कम्युनिकेशन सर्विस से ले लेते हैं आप 1,20,000 करोड़। तो इस देश में जो अलग अलग कंपनियां हैं, वो चाहे जियो हो चाहे एयरटेल हो, किसी का भी नाम ले लीजिए, वह तो जनता से ही वसूलेंगे, वो घाटे का सौदा तो नहीं करेंगे। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट सर्विस का टैक्स लेते हैं 31,000 करोड़ का, एनर्जी सर्विस का लेते हैं 17,000 करोड़ का, और ये पूरा टैक्स रेवेन्यू तकरीबन 5,45,000 करोड़ है। यानी सीधे सीधे इस देश के बजट का 48 लाख करोड़ में से 43,80,000 करोड़ रुपया आप जनता से वसूलते हैं। और इस परिस्थिति में वसूलने की प्रक्रिया कभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए आती है, कभी पीएम केयर्स के नाम पे आती है, और कभी दूसरे माध्यमों से आती है। सवाल यह है कि इस देश में वसूली और अपनी ताकत का एहसास कराते हुए संवैधानिक पद पर बैठकर कोई अगर वसूली कर रहा है और अदालत यह कहे कि देखिए ये वसूली हो रही है और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, तो क्या इस्तीफा नहीं हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आएगी, आप हमसे क्यों लेते हैं, उनसे क्यों नहीं लेते हैं, और फिर वो कहेंगे हमसे क्यों लेते हैं, उनसे क्यों नहीं लेते हैं। तो क्या इस देश का असल सिस्टम लूट पर टिका है, वसूली पर टिका है, और वो पूरी इकोनॉमी पैसे से पैसा बनाने की मशीन में इस देश को तब्दील कर चुकी है। इसीलिए लोगों की बदहाली, उनकी त्रासदी कोई मायने रखती नहीं है। ये सवाल नहीं, हकीकत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।